नमस्कार। आप देख रहे हैं पीके हिंदी न्यूज। मेरा नाम है राधेश्याम। आज शक संवत 1947 है और विक्रम संवत 2082 है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज तारीख है 21 अप्रैल 2025 और वार है सोमवार। हर हर महादेव। चलिए आगे नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की प्रमुख खबरों पर। योगी सरकार का किसानों पर धनवर्षा, किसानों के लिए खोला खजाना, बताएंगे पूरी खबर। यूपी में सरकारी नौकरी का मौका, यूपीएससी 6 विभागों में सीधी भर्ती, कैसे करें आवेदन, बताएंगे पूरी जानकारी। ग्रेटर नोएडा के सभी गांव में मेन रोड से जुड़ेंगे, किसानों के हक में किए गए कई बड़े फैसले, बताएंगे पूरी खबर। भारत ने लिया बड़ा फैसला, खरीदेगा दुनिया के सबसे खतरनाक 40 फाइटर जेट, बताएंगे पूरी खबर। यूपी के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, बिना ब्याज के लोन, शुरू करें अपना काम, बताएंगे पूरी खबर। अलीगढ़ के 4 शहरों के लिए ई बस सेवा शुरू करी गई, बताएंगे पूरी खबर। मौसम विभाग की चेतावनी, यूपी में अगले कुछ दिनों तक आंधी बारिश का प्रकोप, बताएंगे पूरी खबर। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आती हैं। इसलिए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक बड़ा सौगात भरा पिटारा खोला है। प्रदेश सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते हुए किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिनमें उन्होंने काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। लगभग 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए के इस विशाल बजट में किसानों का विशेष ध्यान दिया गया है। सबसे बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर है। योगी सरकार ने इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 3 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से करीब 79,500 करोड़ रुपए देने की ऐलान किया है। यह राशि सीधे किसानों के खाते में जाएगी, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से बल मिलेगा। इसके अतिरिक्त किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत भी महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। सरकार इस योजना के अंतर्गत लगभग 10 लाख किसानों को लगभग 496 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगी। यह कदम किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से बढ़ावा देने के लिए पीएम कुसुम योजना भी प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ रही है। इस योजना के तहत वर्ष 2024 में किसानों के खेतों पर विभिन्न क्षमता के कुल 22,089 सोलर पंपों की स्थापना कराई जाएगी। इससे किसान न केवल सिंचाई के लिए बिजली प्राप्त कर सकेगा, बल्कि अतिरिक्त बिजली ग्रिड के बेचकर अपने पैसे भी अर्जित कर सकेगा। किसानों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए योगी सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का भी उल्लेख किया है। यह योजना जो 14 सितंबर 2019 से लागू है, दुर्घटना का शिकार होने वाले किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। गन्ना किसानों के लिए भी इस बजट में अच्छी खबर है। सरकार ने गन्ना मूल्य का भुगतान समय से सुनिश्चित कराने का संकल्प लिया है। योगी सरकार ने 2017 से अब तक लगभग 40 लाख गन्ना किसानों को लगभग 2.73 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान कराया है। यह राशि पिछली सरकारों के 22 वर्षों के कुल गन्ना मूल्य भुगतान से 59,143 करोड़ रुपए अधिक है। वित्त मंत्री के अनुसार प्रदेश में गन्ने की औसतन उत्पादक में भी वृद्धि हुई है, जो 72 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर कर हो गई है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय में औसतन 370 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 43,364 रुपए प्रति हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। यह बजट स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश के किसानों के विकास और समृद्धि के प्रति योगी सरकार का दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का एक सुनहरा अवसर सामने आया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने उत्तर प्रदेश के 6 महत्वपूर्ण विभागों में सीधी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदि आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। आयोग ने जिस 6 विभागों में विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, उनमें उत्तर प्रदेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश वित्तीय प्रबंधन एवं बजट निदेशालय, चिकित्सा विभाग, यूनानी निदेशालय और उत्तर प्रदेश के आयुष विभाग शामिल हैं। इन सभी विभागों में अलग अलग प्रकार के पदों का योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। यदि आप इन पदों के लिए अपनी पात्रता रखते हैं और सरकारी सेवा में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास आवेदन करने के लिए पर्याप्त समय है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इन विभिन्न पदों पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 अप्रैल 2025 निर्धारित की है। इसलिए इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और समय सीमा के भीतर अपना आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं। यह सीधी भर्ती प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है कि चयनित उम्मीदवारों को सीधे संबंधित विभागों से नियुक्ति दी जाएगी। यह उन युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। विभिन्न विभागों में नौकरी के अवसर होने के कारण अलग अलग शैक्षिक योग्यताओं और अनुभव वाले उम्मीदवार अपनी रुचि और पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के लिए जाना जाता है।
ऐसे में योग्य उम्मीदवारों को अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर सरकारी सेवा में आने का यह एक अच्छा अवसर है। अंतिम तिथि का ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द आवेदन करें और इस अवसर का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें। ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब ग्रेटर नोएडा के सभी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का कार्य तेजी से किया जाएगा। हाल ही में जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में प्राधिकरण के बोर्ड रूप में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ एनजी रवि कुमार ने ग्रामीण को यह महत्वपूर्ण आश्वासन दिया। सीईओ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ग्रेटर नोएडा के वे सभी गाँव जो अभी तक मुख्य मार्गों से नहीं जुड़े हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जाएगा। बैठक के दौरान विधायक धीरेन्द्र सिंह ने किसानों और ग्रामीण आबादी से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को प्राधिकरण के अधिकारियों के समक्ष रखा। इसमें ग्रामीण आबादी की बैकलीज भूखंडों की शिफ्टिंग, 6% आवासीय भूखंड और गांवों के विकास कार्यों जैसी प्रमुख मांगें शामिल थीं। सीईओ एनजी रवि कुमार ने इन सभी मांगों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का आश्वासन दिया है, जिससे ग्रामीण को जल्द ही इन समस्याओं से निजात मिल सकेगी। इसके अतिरिक्त सीईओ ने यह भी जानकारी दी कि गांवों के सीवर लाइन, सड़क, बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों के लिए प्राधिकरण द्वारा 1000 करोड़ रुपए की भी बड़ी धनराशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने परियोजना विभाग को विशेष रूप से निर्देश दिया है कि सभी गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। विधायक धीरेन्द्र सिंह ने स्वर्ण नगरी में मिल्क बूथ स्थापित कराने का भी अनुरोध किया है, जिससे क्षेत्र के निवासियों को सुविधा मिल सके। यह खबर निश्चित रूप से ग्रेटर नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की एक नई उम्मीद लाएगी। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों की घटती संख्या को लेकर विशेषज्ञों की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। खासकर चीन की वायुसेना के तेजी से आधुनिकीकरण को देखते हुए इस बीच रक्षा क्षेत्र के जुड़ी एक प्रतिष्ठित वेबसाइट ने यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने फ्रांस से 40 और राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का निर्णय लिया है। यह सौदा भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G के माध्यम से संपन्न होगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि फ्रांस के रक्षा मंत्री आगामी 28 या 29 अप्रैल को भारत के दौरे पर आने वाले हैं। इस उच्च स्तरीय दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच भारतीय नौसेना के लिए राफेल मरीन लड़ाकू विमानों को खरीद कर और उनको खरीद को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। इन राफेल मरीन लड़ाकू विमानों को भारत के विमान वाहक पोतों पर तैनात किया जाएगा, जिससे हमारी समुद्र सुरक्षा और भी मजबूत होगी। गौरतलब है कि भारत को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA परियोजना के तहत 114 लड़ाकू विमान खरीदने की योजना है, लेकिन इस संबंध में सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक टेंडर जारी नहीं किया गया है। हालांकि सूत्रों की माने तो भारतीय वायुसेना की तत्कालिक जरूरतों और पहले की मौजूद राफेल विमानों के साथ बेहतर तालमेल को देखते हुए सरकार ने सीधे फ्रांस से अतिरिक्त राफेल विमान खरीदने का फैसला किया है। इस बातचीत से जुड़े इस वरिष्ठ अधिकारी ने इस खरीद को एक मात्र सौदा नहीं बल्कि एक व्यापक रणनीति योजना का हिस्सा बताया है, जो भविष्य में भी जारी रहेगी। भारतीय वायुसेना को अपनी सुरक्षा क्षमता बनाए रखने के लिए कम से कम 42.5 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, जबकि वर्तमान में केवल 31 स्क्वाड्रन ही मौजूद हैं। ऐसे में यदि चीन और पाकिस्तान के साथ एक साथ युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो भारत के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। कई सेवानिवृत्ति वायुसेना अधिकारी इस स्थिति को आपातकाल की संज्ञा तक दे चुके हैं। इस वर्ष की शुरुआत में वायुसेना के मार्शल AP सिंह ने इस बात पर जोर दिया था कि पुराने विमानों के सेवा मुक्त होने के कारण हर साल 35 से 40 नए लड़ाकू विमानों को शामिल करना आवश्यक है, ताकि हमारी हवाई शक्ति में कोई कमी न आए। दूसरी ओर हिंदुस्तान एरोटेक्निक्स लिमिटेड HAL ने 2030 तक 97 तेजस Mk-1A जेट विमान देने की योजना बनाई है, लेकिन उत्पादन की धीमी गति के कारण इस लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल प्रतीत हो रहा है। ऐसे में फ्रांस से अतिरिक्त राफेल विमानों की खरीद भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक शानदार खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना विकास अभियान CM युवा प्रदेश में धूम मचा रही है। इस योजना के तहत युवा अब महज 5 लाख रुपए तक की लागत का अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, और वह भी बिना किसी ब्याज के। सबसे खास बात यह है कि इस लोन के लिए किसी भी तरह की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी और शुरुआती 6 महीनों तक तो कोई EMI भरने की भी जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से अभियान की शुरुआत इसी वर्ष जनवरी के महीने में की थी, और इस पहल का असर अब देखने को भी मिल रहा है। महज 3 महीनों के भीतर ही वाराणसी में इस योजना के माध्यम से लगभग 2500 युवा आत्मनिर्भरता की राह पर अग्रसर हो चुके हैं। योगी सरकार युवाओं को नए स्टार्टअप शुरू करने और उद्यमी बनने के लिए बिना ब्याज के लोन प्रदान कर रही है, जिसके लिए CM युवा अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं को बिना किसी ब्याज के 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। इतना ही नहीं, शुरुआती 6 महीनों तक युवा उद्यमी को किसी भी प्रकार की EMI का भुगतान नहीं करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि आवेदक
4 साल के भीतर लोन की पूरी राशि चुका देता है तो उसे 50,000 रुपए तक विशेष छूट मिलेगी। वाराणसी के संयुक्त आयुक्त उद्यम उमेश कुमार सिंह ने इस योजना का सफलतापूर्वक लाभ उठाया है और जानकारी देते हुए बताया है कि अब तक वाराणसी मंडल में लगभग 2500 से अधिक युवाओं ने इस योजना के तहत अपना पंजीकरण कराया है। इसमें से अकेले वाराणसी जिले में 647 युवाओं को नए स्टार्टअप के लिए कुल 288 लाख रुपए का लोन वितरित किया जा चुका है। लोन प्राप्त करने के बाद इन युवाओं ने सफलतापूर्वक अपने उद्यम स्थापित किए हैं और अब वे न केवल खुद आत्मनिर्भर बन रहे हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार का अवसर प्रदान कर रहे हैं। सीएम युवा योजना निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो रही है, जो उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ने और प्रदेश के विकास में योगदान करने के लिए सशक्त बना रही है। प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण और पर्यावरण अनुकूल खबर सामने आई है। अलीगढ़ अब जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक बसों से जुड़ने वाला है, जिससे शहर की कनेक्टिविटी नोएडा, मथुरा, फरीदाबाद और मुरादाबाद जैसे प्रमुख शहरों से और भी बेहतर हो जाएगी। अगले महीने अलीगढ़ डिपो को 130 नई ई बसें मिलने जा रही हैं, जो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को एक बढ़ावा देंगी। इन ई बसों के सुचारू संचालन के लिए मसूदाबाद बस स्टैंड और गांधी पार्क स्थित पुराने बस स्टैंड पर आधुनिक ई चार्जिंग स्टेशन तैयार किए जा रहे हैं। परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इन दोनों बस स्टैंडों पर ई चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने के लिए बिजली विभाग से अलग से बिजली की लाइन तैयार करने का अनुरोध किया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर आवश्यक ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे। इस पूरे कार्य को पूरा होने में लगभग 1 महीने का समय लगने की उम्मीद है। चार्जिंग स्टेशन के पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद इन पर्यावरण अनुकूल ई बसों का संचालन आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया जाएगा। अगले महीने अलीगढ़ डिपो को प्राप्त होने वाली इन ई बसों को मुख्य रूप से अलीगढ़ नोएडा, अलीगढ़ फरीदाबाद, अलीगढ़ मथुरा और अलीगढ़ मुरादाबाद के महत्वपूर्ण रूटों पर चलाया जाएगा। यह कदम निश्चित रूप से ई मोबिलिटी की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति साबित होगा। रोडवेज विभाग समय के साथ परिवहन के नए और टिकाऊ साधनों को अपनाने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। इन ई बसों के संचालन न केवल विभाग से ईंधन खर्च में कमी आएगी, बल्कि यात्रियों को भी एक आरामदायक और आधुनिक यात्रा अनुभव प्राप्त होगा। इतनी बड़ी संख्या में बसों के संचालन के लिए कुशल स्टाफ की आवश्यकता होगी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभाग महिला परिचालकों की भर्ती कर रहा है। इच्छुक महिला उम्मीदवार 25 अप्रैल तक इसके लिए अपना आवेदन जमा कर सकती हैं। इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। महिला परिचालकों की इस भर्ती के माध्यम से विभाग ने न केवल अपनी परिचालन क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण का भी एक महत्वपूर्ण संदेश देगा। अलीगढ़ में ई बसों का संचालन शुरू होना निश्चित रूप से क्षेत्र के विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में एक बार फिर भारी बारिश, आंधी, तूफान का अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट ऐसे समय में आया जब प्रदेश के कई हिस्सों में पहले से ही आंधी और बारिश का कहर जारी है। वर्तमान में भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह से तेज से आंधी चल रही है और बारिश हो रही है। हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक आंकी गई है, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के ऊपर पिछले 2 दिनों से एक चक्रवाती स्थिति बनी हुई है, जिसका प्रभाव बलिया से लेकर सहारनपुर तक विस्तृत है। प्रदेश के लगभग 40 से अधिक ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश के हालात पूरी तरह बन चुके हैं। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई है, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसके अतिरिक्त कई इलाकों में हवा की रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई है, जो काफी तेज है। इससे पेड़ पौधे व कमजोर संरचनाएं प्रभावित हो सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे सतर्क रहें और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। तेज आंधी और बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। किसानों को भी अपनी फसलों को संभावित नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया है। यह मौसम का बदलाव अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा और इसका जारी रहने की संभावना है, इसलिए सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यह थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा धमाकेदार खबरें। आप भी चाहते हैं कि यूपी की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो जल्दी से हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए। जय जय श्री राधे राधे श्याम।